वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। रीट भर्ती परीक्षा की तैयारी आपकी बहुत अच्छी चल रही होगी। हमने जो PYQs की सीरीज चालू की है, आज उसका पार्ट 3 हम लोग कवर करेंगे, जिसके अंदर हम बचे हुए सारे PYQs को सॉल्व कर लेंगे। जिन बच्चों ने अभी तक पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है, वो जाकर के जरूर एक्सेस करें। हमारे चैनल के ऊपर पूरा रीट का सिलेबस के अकॉर्डिंग सारे ही टॉपिक्स के ऊपर वीडियो अवेलेबल है। तो हिंदी से तैयारी करने वाले बच्चों के लिए पूरा कंटेंट आपको मिल जाएगा। और PYQ सॉल्व करना क्यों जरूरी है, सब आप सभी जानते हैं कि क्योंकि PYQs जो है वो बैकबोन होती है किसी भी एग्जाम को देने के लिए। तो आपकी तैयारी कितनी अच्छी हो चुकी है या कितने प्रश्न पिछले वर्षों से रिपीट होते हैं, इन सब चीजों को देखने के लिए PYQs को सॉल्व करना बहुत जरूरी रहता है। तो इसी सीरीज को हम कंप्लीट करने के लिए आज पार्ट 3 लाए हैं, जिसके अंदर बचे हुए सारे PYQs को आज हम कवर कर लेंगे। हमने लगभग सारे PYQs आज तक जितने भी RTET, रीट नाम से जितनी भी परीक्षाएं हुई है, जो कि 3rd ग्रेड परीक्षा से रिलेट करती है, जिसके अंदर हिंदी ग्रामर के सारे टॉपिक्स और शिक्षण विधियों के सारे ही प्रश्न संकलित किए गए हैं, उन सभी को 2011 के सारे प्रश्न पत्रों को हमने हिंदी को कवर किया, 12 के प्रश्न पत्रों को किया, 15 में जो रीट हुई थी, 17 में जो रीट हुई थी, 2019 में और 2023 में 3rd ग्रेड भर्ती परीक्षा से लेकर के रीट परीक्षा तक की जितनी भी सारे PYQs थे वो हमने सॉल्व किए। आज उसका 3rd पार्ट हम कवर करते हैं। तो चलिए, सबसे पहले एक शुभ काम करना है आपको, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर देना है। चलिए, आज हम इसको शुरू करते हैं। आज का हमारा जो पार्ट है, जिसके अंदर बचे हुए क्वेश्चन हम करेंगे, तो वो रहेंगे लेवल 2 हिंदी सेकंड भाषा के रूप में। 2012 में खंड 3rd में भाषा सेकंड के रूप में जो हिंदी पूछी गई थी, उससे रिलेट करने वाले सारे ही प्रश्न हम कवर करेंगे। चलिए, कुछ बच्चों के ऐसे प्रश्न आ रहे थे कि लेवल 1 के लिए अलग वीडियो बनाए, लेवल 2 के लिए। तो भाषा आपकी जो हिंदी है, अगर हिंदी ये किसी भी लेवल में आ रही हो, लेवल 1 की परीक्षा में या लेवल 2 की परीक्षा में, सेम सिलेबस है, सेम कंटेंट है और PYQs भी मैंने सारे कवर कर लिए हैं। तो इसीलिए किसी भी बच्चे को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखें और प्रश्नों के उत्तर देने के प्रयास जरूर करें। चलिए, हम लोग शुरू करते हैं। अब ये जो प्रश्न पत्र आया था 2012 के अंदर, इसके अंदर देखिए 30 प्रश्न आए थे और पैराग्राफ से रिलेट करने वाले थे। तो सबसे पहले हमें गद्यांश को पढ़ करके उन प्रश्नों के उत्तर हमें देने हैं। तो चलिए, हम गद्यांश को पढ़ लेते हैं। राजस्थान समाज के आगे मैं इसलिए नतमस्तक हूं कि उसने ओरण की व्यवस्था सैकड़ों वर्ष पहले निकाली। ओरण यानी एक ऐसा जंगल। अब ओरण क्या है ये हम सभी जानते हैं, क्योंकि हम सब राजस्थान से रिलेट करते हैं। ये एक ऐसा जंगल होता है जो केवल अकाल के समय में खुलता है। इसका मतलब एक ऐसा कुआं जो केवल आग लगने पर उसे बुझाने के काम आए। ये कहावत है कि एक ऐसा कुआं है ओरण जो आग लगने पर बुझाने के काम आता है। यानी विपरीत परिस्थितियां क्योंकि राजस्थान में हमेशा से मौसम की रही है, उसके लिए हमने ओरण की व्यवस्था प्राचीन काल से शुरू कर रखी थी राजस्थान वासियों ने। मतलब उसको पीने के लिए या नहाने के लिए नहीं लगाना है। ये जो ओरण के क्षेत्र होते हैं, जंगल होते हैं, उनमें जो कुएं बने हुए होते हैं, इनका जो जल है उन्हें हमें पीने नहाने के काम में नहीं लेना है। ऐसे विशेष जंगल उन्होंने बनाए। इसका मतलब यह नहीं कि राजस्थान में अकाल नहीं आते, अकाल खूब आए, लेकिन उनसे लड़ने की और उनको सहने की हमारी तैयारी पक्की रखी। लड़ना भी शब्द नहीं रहा। अकाल भी हमारे परिवार का एक हिस्सा है। प्रकृति आज थोड़ा सा ज्यादा पानी बरसा गई है, कल थोड़ा कम गिरा देगी, तो उसके स्वभाव को देखना है। उन्होंने एक अंदाजा लगाया होगा कि अपने 500 पीढ़ियों के इतिहास में से हर 13-14 साल के वर्ष में वर्षा कम हो जाती है। जो हमारे प्राचीन पूर्वज थे, उन्होंने अंदाजा लगाया होगा कि 500 सालों का जो इतिहास देखा, उसमें देखा कि हर 13-14 साल के अंदर क्या हो जाती है, वर्षा कम हो जाती है, अकाल पड़ जाता है। तो अपने को 12-13 साल तक एक जंगल को बचा के रखना है। ओरण का जो अलग अलग बंद और खुलने का समय है वह भी तय किया गया है। पूजा और मंदिर से इसे जोड़ा गया है। वह तो इसलिए कि उनको बड़े पैमाने पर कोई भी चीज करनी थी, यह धर्म से जुड़े बिना नहीं हो सकती थी। तो देखिए, बहुत ही अच्छा राजस्थान से रिलेट करने वाला पैराग्राफ हमें दिया गया था। चलिए, अब हम इसके नीचे दिए गए प्रश्नों को हल करते हैं।
कौन सा शब्द विदेशी है? तो देखिए यहां 4 शब्द दिए गए हैं, शब्द, धर्म, अंदाज और प्रकृति। तो आपको देखने से पता चल ही रहा होगा कि शब्द, धर्म और प्रकृति ये तीनों ही जो हैं ये हिंदी भाषा के शब्द हैं। इनमें से कुछ संस्कृत से लिए गए तत्सम शब्द हैं, लेकिन विदेशी भाषा का शब्द यहाँ पे एक आया है जिसका नाम है अंदाज। और ये जो अंदाज है ये फारसी भाषा का शब्द है, ये भी हमें याद रखना है क्योंकि ये भी कई बार प्रश्न पूछा गया है। मैंने ऐसा नोटिस किया है कि अरबी का है या फारसी का है या कौन सी विदेशी भाषा का है, ये भी हमसे पूछ लिया जाता है। चलिए 62 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न किस शब्द में प्रत्यय नहीं है? ऐसा हमें ऑब्जेक्टिव छांटना है जिसमें प्रत्यय नहीं लगा है। तो देखिए पीढ़ियों शब्द को अगर हम अलग करते हैं तो यहां क्या होता है, पीढ़ी प्लस ओ, ठीक है। जबकि विशेष शब्द एक ऐसा है जिसमें उपसर्ग लगा हुआ है, वी प्लस शेष, तो यहां तो उपसर्ग लगा है, हालांकि हमारा आंसर यही रहेगा। फिर भी लड़ना की अगर हम बात करें तो इसके अंदर लड़ जो है मूल क्रिया है और ना प्रत्यय जुड़कर बना है, और सैकड़ों के अंदर जो है ये भी 100 प्लस डॉ सैकड़ों बन जाता है। इस प्रकार से हमने देखा कि हमारा उत्तर रहेगा विशेष। अगला प्रश्न हम देखते हैं, व्यवस्था शब्द में कौन सी संधि है? तो देखिए जब भी हम संधि की बात करते हैं तो हमें याद रखना है कि जहां कहीं य और व से पूर्व आधा व्यंजन हमें नजर आए, कैसा व्यंजन नजर आए? आधा व्यंजन अगर हमें नजर आए तो वो यण संधि का उदाहरण माना जाता है। ये हमें याद रखना है कि य और व अक्षर से। तो यहां देखिए य से पहले आधा अक्षर है तो ऑब्वियसली कौन सी संधि है? यण संधि है। और वी धन अवस्था, इसका संधि विच्छेद रहेगा। तो ये ट्रिक आपको याद रखनी है यण संधि के लिए कि जहां भी, और यण और अयादि ये तो मतलब आप मान के चलिए कि इसका क्वेश्चन आपके परीक्षा में आएगा ही आएगा, 100% आएगा। चलिए 64 नंबर क्वेश्चन है, नतमस्तक में समास है। हालांकि देखिए पैराग्राफ हमें अलग दिया गया था, लेकिन ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं, इस बात को हमें ध्यान रखना है क्योंकि हमारा जो सिलेबस है वो ग्रामर को रिलेट कर रहा है। अगर हम इसी जगह पे सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड एग्जाम की तैयारी कर रहे होते टीचरशिप के अंदर तो उसके अंदर साहित्य से रिलेट करने वाले क्वेश्चन पूछे जाते। थर्ड ग्रेड भर्ती परीक्षा में व्याकरण और शिक्षण विधियों पर जोर दिया जाता है और पीवाईक्यू सॉल्व करने बहुत जरूरी है। मैंने आपको बार बार बताया क्योंकि एग्जाम की बैकबोन होती है और बहुत से हिंदी शिक्षण विधियां एक ऐसा टॉपिक है कि जिसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। तो पीवाईक्यू से उनको एक आधार मिलता है और उन्हें ये मन के अंदर मजबूती मिलती है क्योंकि पीवाईक्यूज लगातार रिपीट होते हैं। तो चलिए नतमस्तक में कौन सा समास है हमारे को यहां क्वेश्चन में पूछा गया है। तो देखिए यहां पे नतमस्तक के अंदर कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, ठीक है। नत है जो मस्तक, द्विगु नहीं है, बहुब्री नहीं है और द्वंद्व भी नहीं है। अगला हमारा प्रश्न है, संज्ञा नहीं है। चारों शब्दों में से हमें छांटना है जो संज्ञा नहीं है। तो देखिए ओरण जो है स्थान का नाम है, ठीक है ना। तो व्यक्ति, वस्तु, स्थान, विशेष का नाम जो है वो संज्ञा कहलाता है। ये व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक होती है। कुआं भी जो है एक जगह का नाम है, जंगल भी है। लेकिन लड़ना को अगर हम देखें तो ये क्या है? ये है क्रिया, तो ये संज्ञा नहीं है, यही हमारा आंसर रहेगा। 66 नंबर क्वेश्चन देखिए, तय शब्द क्या है? क्या है? क्या तय तत्सम शब्द है यानी संस्कृत से लिया गया शब्द है? नहीं। तो तत्सम नहीं है तो वो तद्भव भी ऑटोमेटिक नहीं होगा क्योंकि तद्भव वे ही शब्द होंगे जो संस्कृत से हमने ग्रहण किए हैं। और देशज शब्द भी नहीं है, ये एक विदेशी शब्द है और ये जो है ये अरबी भाषा का शब्द है, ये भी हमें याद रखना है। चलिए 67 नंबर क्वेश्चन हमें पूछा जा रहा है कि आग का तत्सम क्या होगा? बहुत ही सरल प्रश्न है। तो यहां पे आपको दिखाई दे रहा है अग्नि। अग्नि शब्द जो है वो आग का तत्सम रूप है, संस्कृत में अग्नि कहते हैं। नीचे एक काव्यांश दिया गया है, उस काव्यांश को पढ़ के अब हमें नेक्स्ट प्रश्नों के उत्तर देने हैं। फटाफट से हम पढ़ लेते हैं। मैं नहीं चाहता चिर सुख, चिर यानी अविरत चलने वाला सुख। मैं नहीं चाहता कि मेरे जीवन में हमेशा सुख रहे। चाहता नहीं अविरल दुख, और ये भी नहीं चाहता कि मेरे जीवन में
अविरल दुख रहे, यानी दुख की समाप्ति ही ना हो, लगातार दुख ही दुख चलता रहे, लगातार सुख ही सुख चलता रहे। कवि हमें ये संदेश देना चाहते हैं कि मैं सुख और दुख जो है वो दोनों लगातार नहीं चाहता। सुख दुख की आंख मिचोनी, खोले जीवन अपना मुख। मैं ऐसा जीवन चाहता हूं जिसमें सुख भी हो और दुख भी हो, क्योंकि जिस प्रकार दिन के बाद रात, रात के बाद दिन आता है, तो उसी प्रकार से जीवन भी सुख और दुख से मिलकर के बना है। इन आंख मिचोनी से हमारे जीवन का मुख खुले, सुख दुख के मधुर मिलन से यह जीवन हो परिपूर्ण। तो देखिए यहाँ पे जो है परिपूर्ण शब्द का जो तद्भव शब्द यहाँ पे प्रयोग में लाया गया है वो आपको पता चल ही रहा होगा कि सुख और दुख का जो मिलन है इससे ही हमारा जीवन पूरा होता है। फिर घन से ओझल हो शशि, घन का अर्थ आप सभी को पता है बादलों से। जैसे कि बादलों के अंदर से कभी चांद गायब हो जाता है, फिर शशि से ओझल हो गन, और कभी जो है शशि यानी चंद्रमा के पीछे बादल आ जाते हैं, कभी बादलों के पीछे चंद्रमा आ जाता है। ये जिस प्रकार से क्रम चलता है वैसे ही जीवन में सुख और दुख भी चलते रहना चाहिए। जग पीड़ित है अति दुख से, ये जो दुनिया है इसके अंदर दोनों प्रकार के लोग दुखी हैं। जिनके जीवन में बहुत दुख है वो बहुत ही बहुत पीड़ित हैं, बहुत ही बहुत परेशान हैं। जग पीड़ित है अति सुख से, ज्यादा सुखी लोग भी बहुत परेशान हैं क्योंकि उनको कई तरह की बीमारियां आ जाती है, मानसिक व्याधियां हो जाती है। तो ये भी दोनों चीजें जो है, इन दोनों चीजों में अगर एक रास्ता हो, लगातार ये आती जाती रहे तो जीवन रसमय हो जाता है। कवि ये कहना चाहते हैं, मानव जग में बट जावे सुख दुख और सुख दुख से। मानव जीवन में दुख और सुख, सुख और दुख अगर आपस में बटे हुए रहें तो अविरत दुख है उत्पीड़न। लगातार अगर दुख चलता जा रहा है तो ये भी एक उत्पीड़न है, ये भी एक जीवन की समस्या है। अविरत सुख भी उत्पीड़न, तो जिस प्रकार लगातार सुख ही सुख आता रहे तो इंसान के जीवन में बोरियत आ जाएगी, वो भी बड़ा उत्पीड़न है, परेशानी है। कवि का भाव आप समझ ही रहे हैं कि सुख दुख की निशा दिवा में, दिवा समझ ही रहे हैं आपको, दिन में। तो ये रात्रि और दिन का जो चक्र है ये सुख और दुख की तरह अगर चलता रहे, सोता जगता जग जीवन, तो ये जो जीवन है ये सोता है फिर जगता है। जैसे जिस प्रकार से हम सोते हैं फिर जगते हैं, दिन होता है फिर रात होती है, उसी प्रकार से सुख और दुख का क्रम भी अगर हमारे जीवन में चलता रहेगा तो हमें किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। हालांकि ये मैंने नोटिस किया है कि गद्यांश में से तो सिर्फ ग्रामर पूछी जाती है और पद्यांश में से हमारे को भावबोधक प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं, इसीलिए हमें पद्यांश को ध्यान से पढ़ना जरूरी है। प्रश्न हमें पूछ रहा है कभी चिर सुख या चिर दुख क्यों नहीं चाहता। चिर सुख या चिर दुख संभव नहीं है, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि कईयों के जीवन में चिर सुख चलता है और कईयों के जीवन में चिर दुख चलता है, ये तो गलत है। चिर दुख असहनीय होगा, ठीक है, सुख की अति घातक होगी, दोनों मिलकर ही जीवन को पूर्ण बनाते हैं। तो सटीक उत्तर आप सभी को पता चली गया है कि सुख और दुख दोनों मिलकर के जीवन को पूर्ण बनाते हैं, इसीलिए वो चिर सुख और चिर दुख नहीं चाहता। अगला हमारा प्रश्न है, कवि मानव के लिए किस स्थिति की कामना करता है कि सुख और दुख दोनों परस्पर बट जाए। बिल्कुल यही कामना कवि ने की है कि सुख और दुख दोनों उसके जीवन में रहे और आपस में बट के रहें। अगला जो हमारा प्रश्न है, इस काव्यांश के अंदर नाद सौंदर्य की दृष्टि से कौन सा विकल्प उपयुक्त है। यानी अलंकार, नाद का अर्थ आपको याद रखना है। यहां पूछा जा रहा है कि अलंकार कौन सा है, तो यहां देखिए अंत्यानुप्रास अलंकार है। अंत्यानुप्रास अलंकार क्या होता है? अनुप्रास अलंकार आप सभी जानते हैं। अनुप्रास का अर्थ क्या होता है, याद रखना है। अनुप्रास का अर्थ होता है वर्णों की आवृत्ति, ठीक है, और अंत्यानुप्रास का अर्थ क्या हो गया, अंतिम वर्णों की आवृत्ति। तो ये जैसे कि कभी नहीं चाहता चिर सुख, कभी नहीं चाहता चिर दुख, सुख के अंदर भी ख है अंतिम अक्षर और दुख के अंदर भी ख है। तो इस प्रकार से जो क्रम चल रहा है, अंत्यानुप्रास अलंकार का इसमें प्रयोग किया गया है। नाद यानी ध्वनि होता है, यानी ध्वनि के रूप में किस अलंकार का प्रयोग किया गया, तो अंत्यानुप्रास का किया गया है। 71 नंबर क्वेश्चन देखिए, कवि ने सुख और दुख का साम्य किनसे बताया है? दिन और रात से बताया है। बिल्कुल, यहां पे सुख और दुख के रूपक के रूप में किसको प्रयोग में लाया गया है? दिन और रात।
72 नंबर क्वेश्चन देखिए, इस काव्यांश में प्रमुख भाव क्या है? क्या वैराग्य है, संतुलन है, श्रृंगार है या वीरता है? तो साफ दिखाई दे रहा है कि जीवन में सुख और दुख के संतुलन का भाव यहां प्रदर्शित किया गया है। 73 नंबर क्वेश्चन देखिए, सुख और दुख से ध्वनि साम्य वाला शब्द कौन सा है? तो ऑब्वियसली ये जो है ये साउंड, फोनिक साउंड रिलेट करने वाला क्वेश्चन पूछ लिया कि ऐसा कौन सा शब्द है। बहुत ही सरल प्रकार का प्रश्न था। तो मुख, जिस प्रकार से सुख, दुख और मुख अंतिम अक्षर की साम्यता के कारण इसको ध्वनि साम्य आधारित शब्द बता दिया गया है। 74 नंबर क्वेश्चन देखिए, सही कथन कौन सा है? कर्ता का स्थान प्राय वाक्य के प्रारंभ में होता है, कर्ता का स्थान वाक्य के अंत में होता है। अब देखिए, कर्ता, कर्म और क्रिया ये जो है ये क्रमशः आते हैं हमारे वाक्य के अंदर। इस प्रकार से ही आते हैं कि कर्ता हमेशा प्रारंभ में आता है, कर्म हमेशा मध्य में आता है और क्रिया कहाँ आती है? अंत में आती है। ये तो एकदम बेसिक सा क्वेश्चन है, तो इसका आंसर यही रहेगा कि कर्ता का स्थान प्रारंभ में ही होता है। अब देखिए, सरल वाक्य क्या है? सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य को जरूर पढ़ के जाना है हमें। श्रमिक श्रम करता है किंतु उसके फल से वंचित रहता है। यहां किसका प्रयोग कर लिया? समुच्चय बोधक अव्यय का प्रयोग कर लिया। तो यहां पे ये तो संयुक्त वाक्य हो गया। राम और सीता जाते हैं, बिल्कुल ये एक सरल वाक्य है क्योंकि इसमें एक ही विधेय का प्रयोग किया गया है, क्रिया एक ही है। जहां पे एक ही क्रिया हो, करने वाले 2 या 3 या 4 कितने भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो सरल वाक्य का उदाहरण माना जाता है। 76 नंबर क्वेश्चन देखिए, पैसा कमाना एक बात है, उसे ठीक से खर्च करना दूसरी बात है। यह वाक्य कौन सा है? जब भी मैंने आपको लास्ट वीडियोस के अंदर भी बताया कि देखिए, जब हम दोनों वाक्यों को अलग अलग पढ़ते हैं और वो दोनों वाक्य अपना अर्थ स्पष्ट करने में सक्षम हैं, तो ये संयुक्त वाक्य का उदाहरण माना जाता है। और यदि एक वाक्य पढ़ने पर हमें दूसरा वाक्य की आवश्यकता महसूस हो, यानी एक मुख्य वाक्य है और दूसरा आश्रित उपवाक्य है, वो मिश्र वाक्य की श्रेणी के अंदर आता है। तो पैसा कमाना एक बात है, उसे ठीक से खर्च करना दूसरी बात है। तो ये कौन सा वाक्य है? ये है संयुक्त वाक्य। अब देखिए, एक मुहावरा हमें पूछा गया है, घी का लड्डू टेढ़ा भला। इसका अर्थ क्या है? क्या घी का लड्डू अच्छा होता है? उपयोगी वस्तु हर दशा में ठीक होती है। घी बहुत महंगा होता है, लड्डू सीधा नहीं होता है। देखते ही आपको पता चल गया है कि घी का लड्डू यानी घी से बना हुआ लड्डू यदि शेप में, आकार में टेढ़ा भी हो जाएगा तो भी चलेगा, क्योंकि उपयोगी वस्तु जो है हर दशा में क्या मानी जाती है? अच्छी और ठीक मानी जाती है। 78 नंबर क्वेश्चन देखिए, अशर्फियां लुटे कोयलों पर मुहर, इसका क्या आशय है? अशर्फियां लुटे कोयलों पर मुहर, ठीक है। तो यहां कह रहे हैं कोयलों की रखवाली करना, बेपरवाह हो जाना, महंगी चीज की बजाय सस्ती चीज की परवाह करना। यानी यही अर्थ निकल रहा है कि अशर्फियां तो लुट रही है और कोयलों के ऊपर मोहर लग रही है, यानी महंगी चीज जो है वो तो उसकी तो वैल्यू ही नहीं है, और सस्ती चीज की परवाह कर रहे हैं लोग। जो भी है वो सस्ता माल खरीदना चाहते हैं बाजार से, क्वालिटी की वैल्यू कम हो रही है। कारक का अर्थ क्या है? कार्यकर्ता, क्रिया को करने वाला। ये तो आपको देखते ही पता चल गया कि कारक किसे कहते हैं? जो क्रिया को करते हैं उन्हें कारक कहते हैं। अगला प्रश्न है, आज संकट के बादल छाए हैं, किस पर छाए हैं? तो ऑब्वियसली बात है देश पर। यहां कारक का प्रयोग पूछा गया है, देश को, देश के, देश से। तो इनमें से सबसे सटीक उत्तर देश पर है। संकट के बादल कहां छाए हैं? देश पर। अब देखिए, शिक्षण विधियों के क्वेश्चन आगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। द्वितीय भाषा शिक्षण की तुलनात्मक विधि क्या है? देखिए, व्यतिरेक विधि, ये इसका आंसर रहेगा। द्वितीय भाषा शिक्षण की ये जो प्रणाली है इसे हम व्यतिरेक विधि कहते हैं। इससे क्या होता है? व्यतिरेक विधि के अंदर कि मातृभाषा से हम दूसरी भाषा का जब शिक्षण करते हैं, मातृभाषा से दूसरी भाषा का शिक्षण, तो वो जो विधि कहलाती है वो व्यतिरेक विधि कहलाती है, द्वितीय भाषा शिक्षण की विधि मानी गई है। अब देखिए, मौन वाचन का प्रकार नहीं है। हमसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा मौन वाचन का प्रकार नहीं है। ये एक ऐसा प्रश्न है जो बोनस के अंदर गया था। ये जो है आरपीएससी ने इसे बोनस माना था क्योंकि इसके अंदर 3 ऑप्शन सही मान लिए गए हैं। देखिए, मौन वाचन, क्या समवेत वाचन मौन वाचन का प्रकार है? नहीं, समवेत का मतलब होता है समूह के अंदर पढ़ना।
समवेत शब्द का अर्थ आपको ध्यान रखना है कि समूह, जब बच्चे बहुत सारे समूह में ग्रुप में पढ़े जा रहे हैं, एक साथ बोल बोल के पढ़ रहे हैं, तो मौन वाचन कैसे हुआ? द्रुत वाचन और व्यक्तिक वाचन, ठीक है ना, और अनुकरण वाचन इसका जो डायरेक्ट आंसर नहीं है, फिर भी देखिए व्यक्तिक वाचन तो फिर भी हम मौन वाचन की श्रेणी में डाल सकते हैं कि मौन वाचन का प्रकार है एक व्यक्ति चुपचाप बैठ करके अपनी पुस्तक पढ़ रहा है, लेकिन समवेत, द्रुत और अनुकरण वाचन ये तो बोल करके ही करवाए जाएंगे, तो ये मौन वाचन का प्रकार नहीं है। एक्चुअली क्वेश्चन होना चाहिए था मौन वाचन का प्रकार है, जबकि हमें पूछ लिया गया नहीं है, तो ये प्रश्न ही गलत छपा था और इसका जो क्वेश्चन था वो बोनस के अंदर गया था। अगला हमारा प्रश्न है, किसका संबंध बोलने वाले के कौशल के विकास से नहीं है? तो शुद्ध उच्चारण बोलने वाले पर डिपेंड करेगा, बिल्कुल। सस्वर वाचन ये भी डिपेंड करेगा, कविता पाठ ये भी करेगा, पर प्रतिलिपि यानी जेरोक्स कॉपी इसका बोलने वाले से कोई संबंध नहीं है, तो हमारा आंसर रहेगा प्रतिलिपि। 84 नंबर क्वेश्चन देखिए, भाषा कौशलों में सबसे पहले किस कौशल का विकास करना चाहिए? तो ये सभी को पता है कि LSRW, सबसे पहले सुनना, फिर बोलना, फिर पढ़ना और अंत में लिखना, ये क्रम हमेशा पूछा गया है रीट परीक्षा के अंदर, भले ही अभी 2023 तक ये पूछा गया था। तो सबसे पहले हमें सुनना यानी श्रवण की योग्यता विकसित करनी चाहिए। अगला 85 नंबर क्वेश्चन, कौन सा कथन संगत नहीं है, यानी गलत ऑप्शन हमें छांटना है। पाठ्य पुस्तक कक्षा शिक्षण का एक प्रमुख साधन है, बिल्कुल। पाठ्य पुस्तक के माध्यम से ही अधिकतर छात्र शिक्षित होते हैं और शिक्षक भी उसी से शिक्षण करवाता है। पाठ्य पुस्तक विद्यार्थी और शिक्षक दोनों के लिए आधारभूत है, बिल्कुल सही बात है। क्या पाठ्य पुस्तक आधारभूत नहीं है? पाठ्य पुस्तक को आधार बना करके ही तो हमारी शिक्षण प्रक्रिया होती है। पाठ्य पुस्तक शिक्षण का साधन है, साध्य नहीं। ये कहा गया है कि साधन तो है लेकिन साध्य नहीं है। पाठ्य पुस्तक शिक्षण का साध्य है परंतु साधन नहीं। यहां पे रॉन्ग कर दिया, साधन तो है ही है। पाठ्य पुस्तक जो है वो शिक्षण का क्या है? साधन है, तो ये गलत बात बता दी, तो यही हमारा आंसर रहेगा, डी हमारा आंसर रहेगा। 86 नंबर क्वेश्चन देखिए, भाषा में दृश्य श्रव्य साधनों के प्रयोग का प्रमुख प्रयोजन क्या है? ये क्वेश्चन मैंने इतने सारे पेपर्स आपको करवाए, इन सब के अंदर ये मैंने क्वेश्चन रिपीट होते हुए देखा है। 2011-12 से लेकर के 2023 तक की भर्ती परीक्षा में हर बार पूछा जा रहा है कि जब हम लैंग्वेज सिखाते हैं, क्योंकि हिंदी एक लैंग्वेज है और हम हिंदी टॉपिक को कवर कर रहे हैं, तो हिंदी के अंदर दृश्य और श्रव्य साधनों के प्रयोग का प्रमुख प्रयोजन क्या है? दृश्य और श्रव्य साधन, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, दृश्य यानी देखने के लिए और श्रव्य यानी सुनने के लिए, तो क्योंकि हमारी इंद्रियों को क्रियाशील बनाते हैं, तो ये आंसर आपको याद रखना है कि जो दृश्य और श्रव्य साधन है ये किस लिए काम में लिए जाते हैं भाषा शिक्षण में? ताकि हमारी सभी इंद्रियां क्रियाशील बने। 87 नंबर क्वेश्चन देखिए, अर्थ ग्रहण के कौशल के विकास के लिए अधिक उपयोगी क्या है? व्याकरण शिक्षा, समाचार वाचन, मौन वाचन या सस्वर वाचन? तो ऑब्वियसली जब भी आपको किसी भी पाठ्य पुस्तक की जो कंटेंट है, जो विषय वस्तु है, उसका अर्थ अगर समझना है तो आपको मौन वाचन करना चाहिए। इससे हमारी अर्थ ग्रहण करने की क्षमता अधिक विकसित होती है। अगला, वर्तमान परीक्षा प्रणाली में क्या दोष है, क्या गड़बड़ है? यह विद्यार्थी द्वारा अर्जित योग्यता का सही मूल्यांकन नहीं करती है। बिल्कुल सही है। अब विद्यार्थी ने जो ज्ञान अर्जित किया है, क्या हमारी परीक्षाएं उसे सही रूप से मूल्यांकित कर सकती है? बिल्कुल नहीं। हमारी परीक्षाएं तो पाठ्य पुस्तक सिलेबस केंद्रित है, उसके अलावा भी बच्चा बहुत कुछ सीखता है, उसका शारीरिक विकास होता है, उसका मानसिक विकास होता है, तो वो परीक्षाएं पूरा नहीं कर पाती है। इसमें संपूर्ण पाठ्यक्रम के अध्ययन की आवश्यकता नहीं रहती है, तो ये भी सही बात है। कई बार देखिए हाफ ईयरली तक आधा सिलेबस दे देते हैं, फिर कहते हैं कि पीछे वाले बचे हुए पाठ ही वार्षिक परीक्षा में पढ़ने हैं, तो ये भी पाठ्यक्रम को पूरा कवर नहीं करने वाला दोष भी है। इसमें अंकन का कोई सुनिश्चित मापदंड नहीं है, ये भी बात बिल्कुल सही है कि हमें अंक देने का कोई भी सुनिश्चित मापदंड इसके अंदर नहीं है। तो ये सभी जो है हमारी वर्तमान परीक्षा प्रणाली के क्या है? दोष माने जाते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, हिंदी शिक्षण में उपलब्धि की जांच की जा सकती है, यानी जो उपलब्धि की जांच करने का जो तरीका है वो किससे
संबंध करता है? बुद्धि परीक्षण से, निबंधात्मक प्रश्नों से, प्रोजेक्टिव से, या उपलब्धि परीक्षण से ले? तो ये तो दिखाई दे रहा है आपको कि उपलब्धि की जांच किससे होगी? उपलब्धि परीक्षण से होगी। उपलब्धि परीक्षण बहुत प्रकार के होते हैं जिनको हमें बहुत अधिक प्रयोग में लाना चाहिए जब हम शिक्षण करवाते हैं। अब ये पूछ रहे हैं कि उपलब्धि परीक्षण के संबंध में कौन सा कथन उपयुक्त नहीं है, यानी उपलब्धि परीक्षण के संबंध में 3 ऑप्शंस तो सही हैं, एक गलत है, वो हमें चूज करना है। मौखिक परीक्षा में पक्षपात की आशंका रहती है। बिल्कुल, मौखिक परीक्षा में शिक्षक उसे अधिक अंक दे सकता है, जिसका वो फेवरेट मतलब उसका जो फेवरेट स्टूडेंट है उसे ज्यादा नंबर दे सकता है। निबंधात्मक प्रश्नों के मूल्यांकन में वस्तुपरकता का अभाव रहता है। बिल्कुल, निबंधात्मक प्रश्न अगर हम अधिक दे देते हैं तो उसमें वस्तुपरकता का अभाव ही है। क्रियात्मक परीक्षाओं में शाब्दिक ज्ञान का महत्व नहीं रहता है। बिल्कुल, जब वो क्रियात्मक हो गई तो उसमें शब्दों का महत्व कम हो जाएगा। वस्तुनिष्ठ परीक्षा से मौलिकता का विकास होता है। ये जो है उपलब्धि परीक्षण के संबंध में ये कथन सही नहीं है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। चलिए, ये जो है वो भाषा 2 के जो 2012 के यानी L2 के अंदर, L1 के अंदर जितनी भी बार हिंदी पूछी गई है सारे क्वेश्चन कवर कर लिए हमने। ये हमारी भाषा 1 हिंदी 2012 के अंदर खंड 2 में जो पूछी गई थी उसके प्रश्न है। तो फटाफट से हमें पैराग्राफ पढ़ना है और पैराग्राफ पढ़ के नीचे के आंसर देने हैं। अपनी सभ्यता का जब मैं अवलोकन करता हूं, यानी देखता हूं जब मैं हमारी सभ्यता को, तब लोगों को काम के संबंध की उनकी विचारधारा के अनुसार विभाजित करने लगता हूं। लोगों की, लेखक कहना चाहता है कि काम की जो है, काम के संबंध में उनकी विचारधारा क्या है उसके हिसाब से इन्होंने उसको कैटेगराइज कर दिया है। एक वर्ग में वे लोग आते हैं जो काम को उस घृणित आवश्यकता के रूप में देखते हैं जिसकी उनके लिए उपयोगिता है सिर्फ धन हासिल करना। कुछ लोग काम सिर्फ इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि उनको पैसा कमाना है। वे अनुभव करते हैं कि जब दिन भर का श्रम समाप्त हो जाता है तो वे जीना सचमुच शुरू करते हैं और अपने आप में होते हैं। उन्हें लगता है कि ये जो नौकरी है, ये जो पैसा कमाने का जरिया है, ये हमारे जीवन को बहुत संकुचित कर रहा है। इसके बाद में ही हम असली अपना जीवन जी सकते हैं। वो काम को बोझ समझते हैं। जब वे काम में लगे होते हैं तब उनका मन भटकता रहता है। काम को वे अपना उत्तमांश देने का कभी विचार नहीं करते क्योंकि आमदनी के लिए उन्हें सिर्फ काम की आवश्यकता है। तो वो जो लोग काम को बोझ समझते हैं वो सिर्फ पैसा कमाने के लिए काम करते हैं। काम करते समय उनका मन नहीं लगता क्योंकि वो काम जो है वो उनके मन को अच्छा नहीं लगता। दूसरे वर्ग के लोग अपने काम को आनंद और आत्म परितोष पाने के लिए एक सुयोग के रूप में देखते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको अपना काम बहुत प्यारा लगता है। उस काम को करने में उन्हें बहुत आत्म संतुष्टि मिलती है। वे धन इसलिए कमाना चाहते हैं ताकि अपने काम में अधिक एक निष्ठता के साथ समर्पित हो सकें। जो दूसरे प्रकार के लोग हैं वो सिर्फ धन इसलिए कमाना चाहते हैं क्या, ताकि वो और भी अधिक अपना 100% दे करके उस काम को और अधिक आगे बढ़ा सकें। जिस काम में वे संलग्न होते हैं उसकी पूजा करते हैं। तो आपको सामान्य सा पैराग्राफ था, समझ में आ ही गया होगा। चलिए हमें प्रश्न देखने हैं। निम्न में से तत्सम शब्द नहीं है। संस्कृत का शब्द यहाँ कौन सा नहीं है? सभ्यता, अवलोकन और आवश्यकता ये तीनों संस्कृत के शब्द है, जबकि हासिल ये जो है ये फारसी भाषा का शब्द है। ये हमें याद रखना है, विदेशी शब्द है। अगला है काम का तद्भव रूप का है। हालांकि यहाँ पे प्रश्न गलत पूछ लिया, बोनस के अंदर गया था। यहाँ पूछना चाहिए था कि काम का तत्सम रूप क्या है। अगर काम का तत्सम रूप पूछा जाता तो कार्य हो जाता। यहाँ तद्भव पूछ लिया, ऑटोमेटिकली पहले से काम शब्द ही तद्भव रूप में है। देखिए पहले जो परीक्षाएं होती थी उसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन गड़बड़ दिए जाते थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि इतनी बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं और बच्चों के भविष्य के साथ में ये कैसा खिलवाड़ करती है, इतने सारे प्रश्नों को बोनस की श्रेणी में डालना पड़ता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सुयोग का विलोम शब्द क्या है? तो ऑब्वियसली दिखाई दे रहा है। आपको ये याद रखना है, जहां भी आपको सु का विलोम शब्द पूछे तो आपको कु याद रखना है। यहाँ पे सु का अर्थ होता है अच्छा या सुंदर और कु का अर्थ क्या होता है? बुरा या कुरूप। तो यहाँ कुयोग हमारा आंसर रहेगा। 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा शब्द उपसर्ग से बना हुआ है? तो सभ्यता, यहाँ पे जो है अगर हम शब्द के टुकड़े करें तो सभ्य प्लस ता। उपयोगिता की बात करें तो उप प्लस योगिता।
तो यहाँ पे उपसर्ग जुड़ा हुआ है, यही हमारा आंसर रहेगा। भटकता की बात करें तो यहाँ पे लिखेंगे भटक प्लस ता, ये सब जो पीछे जुड़ रहे हैं ये प्रत्यय हैं, और पूजा के अंदर पू प्लस जा, तो ये जो पीछे जुड़ रहे हैं प्रत्यय, और हमें उपसर्ग पूछा था, हमारा आंसर उपयोगिता रहेगा। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए, कौन समास नहीं है? इसमें से कौन सा ऐसा शब्द है जो समास नहीं है? विचारधारा, विचारों की धारा, आत्म परितोष, आत्म में परितोष, एक निष्ठता, एक की निष्ठता, कमाना शब्द जो है इसमें कोई समास वमास नहीं है, ये मूल शब्द है। 36 नंबर क्वेश्चन देखिए, आमदनी के संदर्भ में कौन सा शब्द असंगत है? गलत शब्द हमें छांटना है। तो आमदनी को कमाई भी कहते हैं, आय भी कहते हैं, मुनाफा भी कहते हैं, ये तीनों ही शब्द आमदनी से रिलेट करते हैं, लेकिन आना शब्द रिलेट नहीं करता, इसलिए हमारा आंसर यही रहेगा। चलिए अब हम गद्यांश को पढ़ के नेक्स्ट नीचे के प्रश्नों के उत्तर देते हैं, फटाफट से पढ़ लेते हैं। संसार के सभी देशों में शिक्षित व्यक्ति की सबसे पहली पहचान यह होती है कि वह अपनी मातृभाषा में दक्षता से काम कर सकता है। अगर एजुकेटेड व्यक्ति है तो इसका मतलब है कि वो अपनी मातृभाषा में बहुत ही एफिशिएंटली काम कर सकता है। केवल भारत ही एक ऐसा देश है जिसमें शिक्षित व्यक्ति वह समझा जाता है जो अपनी मातृभाषा में दक्ष हो या नहीं, किंतु अंग्रेजी में जिसकी दक्षता असंदिग्ध हो। मातृभाषा, हमारी भाषा, हिंदी भाषा के अंदर अगर हम होशियार हो या ना हो, लेकिन अंग्रेजी अगर हमारी बहुत अच्छी है, फ्लुएंट है, तो हमें होशियार माना जाता है। ये भारत ही एक ऐसा देश है। अदरवाइज आप किसी भी देश में चले जाइए, वहां की मातृभाषा अगर आप होशियार हो उस मातृभाषा में, तो आप अपने कार्य करने में बहुत दक्ष हो। लेकिन भारत में पता नहीं अंग्रेजी का क्यों इतना, अंग्रेजों के जमाने के काल से ही अंग्रेजी को बड़ा महत्व दिया गया है। संसार के अन्य देशों में सुसंस्कृत व्यक्ति वह समझा जाता है जिसके घर में अपनी भाषा की पुस्तकों का संग्रह हो, जिसे बराबर यह पता रहे कि उसकी भाषा के अच्छे लेखक और कवि कौन है। हर देश के अंदर ऐसा माना जाता है। जैसे आप इंग्लैंड चले जाएंगे, जैसे रशिया चले जाएंगे, जर्मनी चले जाएंगे, तो जर्मनी के अंदर जो बड़े बड़े लेखक कवि हुए, वहां की गेटे, जैसे जर्मनी का एक बहुत ही कवि फेमस कवि है जिनका नाम है गेटे, तो उनकी पुस्तकें वहां मिलेगी। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि भारतीय के किसी के आप घर में चले जाओ तो आपको कालिदास, भास, संस्कृत के जो बड़े बड़े कवि हुए, हिंदी के रविंद्रनाथ टैगोर और बहुत सारे कवियों की पुस्तकें मिले या ना मिले, इसका कोई भरोसा नहीं है। ये पैराग्राफ बिल्कुल ऑथेंटिक दिया गया है यहाँ पे। समय समय पर उनकी कौन सी कृतियां प्रकाशित हो रही है? भारत में स्थिति दूसरी है। यह प्राय घर में साज सज्जा के आधुनिक उपकरण तो होते हैं, किंतु अपनी भाषा की कोई पुस्तक या पत्रिका दिखाई नहीं पड़ती। यह दुर्वस्था भले ही किसी ऐतिहासिक प्रक्रिया का परिणाम है, ये बहुत हमारा हिस्ट्री से रिलेट करता है, किंतु वह सुदशा नहीं, दुर्वस्था है। हम इसे अच्छा नहीं मान सकते कि हमारे घरों के अंदर संस्कृत के और हिंदी की कवियों की किताबें ना मिलकर के अंग्रेजी की पुस्तकें सजाई जाती है। और जब तक यह दुर्वस्था कायम है, हमें अपने आप को सही अर्थों में शिक्षित और सुसंस्कृत मानने का ठीक ठीक न्याय संगत अधिकार नहीं है। ऐसा पैराग्राफ हमें दिया गया है। और क्वेश्चन हमें पूछा गया, 37 नंबर पूछ रहा है कि संसार के सभी देशों में शिक्षित व्यक्ति अपनी मातृभाषा में दक्ष होते हैं। फर्स्ट लाइन में ही लिखा हुआ था, यही हमारा आंसर रहेगा कि जहां पे भी किसी भी देश में शिक्षित व्यक्ति की पहचान क्या है कि अपनी भाषा के अंदर हमें क्या होना चाहिए? दक्ष होना चाहिए। 38 नंबर क्वेश्चन देखिए, अंग्रेजी में जिसकी दक्षता असंदिग्ध हो, ये जो अंडरलाइन वर्ड है इसका अर्थ क्या है? असंदिग्ध का अर्थ आप सभी जानते हैं, संदेह रहित, जिसमें कोई डाउट ना हो, जिसमें कोई संदेह ना हो। 39 नंबर क्वेश्चन देखिए, कौन सा एक वचन है? एक वचन का शब्द कौन सा है? अच्छे लेखक, ये तो दिखाई दे रहा है, लेखक यानी बहुत सारे लेखकों की बात कर रहे हैं। कृतियां भी बहुवचन है, देशों भी बहुवचन, लेकिन मातृभाषा एक वचन है, क्योंकि मातृभाषा हमेशा एक ही होती है। अगला हमारा जो प्रश्न है, कौन शब्द पुल्लिंग नहीं है? तो भाषा शब्द स्त्रीलिंग है, ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। और कोई भी भाषा का नाम भी दे दें, हिंदी, संस्कृत, जर्मनी, फ्रांसीसी, कोई भी भाषा का नाम दे दे, वो सभी भाषाओं के नाम भी जो है वो स्त्रीलिंग ही माने गए हैं। पुस्तक का बहुवचन क्या है? बहुत सरल प्रश्न है, पुस्तकें। अगला हमारा प्रश्न है, कवि का स्त्रीलिंग क्या है? तो कवयित्री है, ये बिल्कुल आपको याद होना ही चाहिए, परीक्षा देने जा रहे हैं। भारत में स्थिति दूसरी है, इसका भूतकालिक रूप क्या होगा? अभी वर्तमान की बात बताइए कि भारत में स्थिति दूसरी है। भूतकाल में अगर बात करते तो क्या लिखते हैं हम कि भारत में स्थिति दूसरी थी।
ठीक है ना, ऑब्वियसली भूतकाल बन गया। अगला बड़ा प्रश्न है, कौन सा कथन सही नहीं है? गलत कथन को हमें छांटना है। वाक्य के दो प्रमुख अंग होते हैं, कर्ता और क्रिया। बिल्कुल सही है। कर्ता के विस्तार को उद्देश्य कहते हैं, ये भी सही है। क्रिया के विस्तार को विधेय कहते हैं, ये भी सही है। ये आपको याद रखने हैं, ये घुमा घुमा के पूछे जाते हैं। रचना के आधार पर वाक्य 4 प्रकार के होते हैं, ये गलत दे दिया, क्योंकि हमें पता है रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के हैं, 3 प्रकार के हैं। कौन कौन से वाक्य हैं रचना के आधार पर? पहला हमारा होता है सरल वाक्य, दूसरा हमारा होता है संयुक्त वाक्य, और तीसरा हमारा होता है मिश्र वाक्य। ये जो 3 हैं, ये किसके आधार पर हैं? रचना के आधार पर हैं, ये ध्यान रखना है। ये वाक्यों की बात कर रहे हैं। एक प्रधान उपवाक्य और अन्य आश्रित उपवाक्य किसमें होते हैं? ये भी ऊपर से रिपीट होकर गया है, देख लीजिए। एक प्रधान और एक आश्रित या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य होंगे तो मिश्र वाक्य की श्रेणी में आएगा, तो हमारा आंसर रहेगा मिश्र वाक्य। अब देखिए अगला ही प्रश्न में पूछ रहा है, कौन सा मिश्र वाक्य है? राहुल पढ़ रहा है, ये तो सरल वाक्य है। सुरेश नदी में डूबने लगा, ये भी सरल वाक्य है। मैंने सुना है कि सुरैया ने निकाह कर लिया है। देखिए, जब भी मैंने सुना है, उसने कहा है, गांधी जी ने कहा है कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें गांधी जी ने कहा है करो या मरो, इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं जिसमें कोई कहता है या कोई सुनता है, ये मिश्र वाक्य के उदाहरण होते हैं। ये ठीक है, याद रखना है आपको। 47 नंबर क्वेश्चन देखिए, मोहन घर से लौटकर कहने लगा कि उसका मन नहीं लग रहा है। इस वाक्य में रेखांकित पदबंध क्या है? ये है क्रिया विशेषण पदबंध, क्योंकि लौटना क्या है? यहाँ पे क्रिया है और उसकी विशेषता है कि वो घर से लौटकर, ठीक है ना, तो ये क्रिया विशेषण पदबंध है। तो पदबंध किसे कहते हैं? जब एक ही शब्द का विस्तार अधिक शब्दों द्वारा समझाया जाए तो उसे पदबंध कहते हैं। काला मुंह होने का क्या अर्थ है? चेहरे पर रंग लग जाना, होली खेलना, जिसका मुंह काले रंग का हो, या बदनाम होना। तो ऑब्वियसली बात है काला मुंह होना यानी बदनाम होना। अगला प्रश्न है, ओठों निकली कोठों चढ़ी, इसका क्या अर्थ है? कि ओठों यानी होठ से निकली हुई बात पूरे मतलब मोहल्ले में फैल जाती है, तो मुंह से निकली हुई बात फैल जाती है, इसका ये हिंदी अर्थ निकलता है। अगला प्रश्न है, चांदी का जूता सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ क्या है? चांदी का जूता यानी रिश्वत। चांदी का जूता शब्द का अर्थ आपको याद रखना, एक मुहावरा है कि चांदी का जूता दिया उसने यानी रिश्वत दी। आगे शिक्षण जो है विधियों के प्रश्न आ गए हैं। भाषा की शिक्षा क्यों दी जाती है? अर्थ ग्रहण और अभिव्यक्ति के लिए। बिल्कुल, भाषा शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य यही है कि हम अच्छे से अर्थ ग्रहण कर सकें और उसे अभिव्यक्त भी कर सकें। अगला देखिए, व्याकरण अनुवाद विधि को किस नाम से जाना जाता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। उसे भंडारकर विधि कहते हैं। व्याकरण अनुवाद विधि का दूसरा नाम आपको याद रखना है, भंडारकर विधि। लेखन क्रिया के शिक्षण का आरंभ किससे होता है? तो सीधी रेखाएं, यानी जब हम बिल्कुल छोटे से अबोध बालक को जब हम पढ़ाना शुरू करते हैं क्लास फर्स्ट में, तो हम सबसे पहले उसे स्टैंडिंग लाइन सिखाते हैं, है ना, फिर कर्व लाइन सिखाते हैं, फिर जो है ये टेढ़ी लाइनें सिखाते हैं। तो सीधी लाइनों से शुरू किया जाता है। देखिए अगला प्रश्न फिर बोनस के रूप में आ गया है। यहां पूछा गया, द्रुत पाठ किसका द्रुत पाठ है? क्या द्रुत पाठ से कविता का अध्ययन किया जाता है? नहीं। कहानी फटाफट फटाफट, द्रुत यानी तेजी। यहां द्रुत शब्द का अर्थ आपको याद रखना है कि तेजी से हम किस चीज को पढ़ सकते हैं। नाटक का अध्ययन अगर तेजी से पढ़ेंगे, कहानी पढ़ेंगे तो सही नहीं बैठेगा। सहायक पुस्तक फिर भी पढ़ सकते हैं तेजी से, लेकिन वो भी अर्थ समझ में नहीं आएगा। अगला प्रश्न है, शब्द भंडार में वृद्धि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त क्या है? अगर वोकैबुलरी बढ़ानी है तो हमें कौन सा पार्ट पढ़ना चाहिए? भाषा का गद्य या पद्य? तो हमें गद्य पढ़ना चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत नए नए शब्द हमें सीखने को मिलते हैं। अधिगम की संपूर्णता होती है। अगला हमारा प्रश्न पूछ रहा है कि अधिगम संपूर्ण कब होता है? तो याद रखना है हमें, इकाई योजना के अंदर अधिगम क्या होता है? यूनिट वाइज जब हम उसको योजना बनाते हैं तो हमारे अधिगम का कार्य क्या होता है? संपूर्ण होता है। अगला हमारा प्रश्न है, लेखन कला का विकास किससे होता है? देखने से, सुनने से, अनुकरण से या अभ्यास से? तो ये बिल्कुल सरल प्रश्न है कि लिखने से, अभ्यास करने से ही लेखन कला का विकास होगा। हिंदी शिक्षण में उपलब्धि की जांच की जा सकती है। देखिए ये क्या प्रश्न रिपीट नहीं हुआ, आपके सामने ये तीसरी बार रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। और आगे मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 में जितने भी सारे लेटेस्ट से लेकर ओल्ड तक जितने भी परीक्षाएं करवाई, याद रखना है उपलब्धि की जांच करने के लिए उपलब्धि परीक्षणों का प्रयोग किया जाता है। अगला,
समग्र और सतत मूल्यांकन CCE कंटिन्यूस एंड कंप्रेसिव एवोल्यूशन जो है ये क्या है? ये भी एक ऐसा प्रश्न था जिसके 3-3 ऑप्शन सही थे, बोनस में गया था। विद्यार्थी के लिए उपयोगी परंतु शिक्षक के लिए भार है, ये तो हो ही नहीं सकता। शिक्षक और विद्यार्थी के बीच निकट संबंध आवश्यक है, बिल्कुल सही है, जब भी लगातार सतत और व्यापक मूल्यांकन हो पाएगा। शिक्षण के दौरान भी संभव है, यही तो इसकी खासियत है कि शिक्षण करवाते करवाते ही बीच बीच में जो परीक्षाएं ली जाती है उसे ही कंटिन्यूस एंड कंप्रेसिव इवोल्यूशन कहते हैं। यानी इस सतत और व्यापक मूल्यांकन से विद्यार्थी के विकास संभव है। इसमें से पूछना था कौन सा गलत है, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा था तो ये वाला आंसर हमारा होना चाहिए था, पर क्यों नहीं पूछा, इसलिए इन तीनों को सही मानना पड़ रहा है। अगला देखिए, उपचारात्मक शिक्षण के लिए आवश्यक नहीं है। ये शब्द मैंने आपको ऊपर भी रटवाए थे और अभी भी वापस बता रही हूं। 2 शब्द आपको याद करके जाने हैं, उपचारात्मक और निदानात्मक। तो ये दोनों शब्दों को आपको ध्यान रखना है। निदानात्मक तो क्या होता है कि कमजोरी का पता लगाने के लिए किया गया टेस्ट। कमजोरी का पता लगाने के लिए कौन सी परीक्षाएं ली जाती है? निदानात्मक परीक्षाएं ली जाती है। और ये जो है ये कमजोरी दूर करने के लिए, ये याद रखना है, ठीक है ना। उपचारात्मक तो शिक्षण विधि को स्थायी रखने के लिए बिल्कुल यही आंसर क्या आवश्यक नहीं है पूछा गया है। तो ये शिक्षण विधि को स्थायी रखने के लिए विद्यार्थी किसी भी गलती की अवहेलना नहीं करना, निदानात्मक परीक्षण कर लेना, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रकार से इसका आंसर रह जाएगा ए। चलिए अब 2011 के प्रश्नों की बात कर लेते हैं। खंड 3 के अंदर जब हिंदी लेवल 1 के रूप में पूछी गई थी तो कौन सा प्रश्न हमें पूछा गया था? कौन वर्ण ओष्ठ्य नहीं है? ओष्ठ्य यानी जो होठों से उच्चरित ना हो। तो देखिए ऊ और व ये तीनों ही ओष्ठ्य माने गए हैं। अब ऐसा क्यों है? तो आपको याद रखना है उपूप ओष्ठ, ऐसा उच्चारण स्थान हमारे सिलेबस के अंदर दिया हुआ है, उसमें लिखा हुआ है उपूप यानी ऊ और प, ठीक है ना। और व जो है ये दंतोष्ठ है, इसीलिए यहाँ पे दोनों जगह पे ओष्ठ होने के कारण यहाँ पे ऊ और व को ओष्ठ के रूप में माना गया, जबकि आ को नहीं माना गया। तो हमारा आंसर यही रहेगा। अगला हमारा प्रश्न पूछा गया है, अल्प प्राण ध्वनियों का समूह कौन सा है? तो अल्प प्राण के लिए एक ट्रिक याद रखें कि अल्प प्राण 1, 3, 5 यानी वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां व्यंजन, और महाप्राण के लिए याद रखें 2, 4, ठीक है ना। अल्प प्राण 1, 3, 5, महाप्राण 2, 4, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है जिसको आपको याद रखना है और बहुत परीक्षा में प्रश्न घुमा घुमा के पूछे जाते हैं। तो देखिए 1, 3, 5 कहाँ लिखे हुए हैं? क, ख, ग, तो ये तो 1, 2 और 3 है। च, ज, य, च के बाद छ छोड़ दिया, फिर ज के बाद यहाँ च, छ, ज, झ, फिर य। तो ये 1, 3, 5 है, यही हमारा आंसर रहेगा। तो आपको ध्यान पड़ गया है कि वर्गों के पहले, तीसरे और 5वें व्यंजन अल्प प्राण माने जाते हैं। शुद्ध शब्द कौन सा है? तो देखिए अनधिकार अशुद्ध शब्द है, मैं इसका शुद्ध शब्द यहां लिख देती हूं। यहां होता है अनअधिकार, अन प्लस अधिकार, इसमें न में हलंत रहता है, ठीक है ना। और विच्छिन्न के अंदर विच छिन्न होता है, इस प्रकार से होता है, इसमें च गायब कर दिया। आशीर्वाद जो है इसके अंदर भी मात्रा का प्रयोग गलत कर दिया गया है, ठीक है ना। और कार्यक्रम शुद्ध रूप में लिखा है, तो इन तीनों का शुद्ध रूप भी आप ध्यान रखें। अगला हमारा प्रश्न है महा प्लस उदय क्या बनेगा? तो बहुत ही सरल सा प्रश्न है जो छोटे बच्चों को भी पता रहता है, महा प्लस उदय महोदय। पर याद रखें ये कौन सी संधि का उदाहरण है? ये गुण संधि का उदाहरण है। अगला हमारा 65 नंबर प्रश्न देखिए, सद्भावना का संधि विच्छेद क्या है? तो यहाँ पे देखिए सत प्लस भावना जिसमें हलंत लगा है, तो यहाँ पे यही आंसर हमारा रहेगा, व्यंजन संधि का उदाहरण है। अगला हमारा प्रश्न है धरित्री का तद्भव रूप क्या है? तद्भव रूप क्या है? देखिए धरित्री जो है वो संस्कृत में होता है और धरती जो है हिंदी में बोला जाता है। अगला हमारा प्रश्न है दो भिन्न भाषाओं के मेल से बना शब्द क्या कहलाता है? देखिए अब ये भी वो शब्दों के अंदर से चला गया क्वेश्चन है। तो दो भिन्न अलग अलग भाषाओं के जो शब्द होते हैं उससे मिलकर के जो शब्द बनता है उसे संकर कहते हैं। जैसे एक उदाहरण मैं आपको बता देती हूं, रेल प्लस गाड़ी। अब ये रेल जो है ये अंग्रेजी का शब्द है और गाड़ी जो है ये हमारे हिंदी का शब्द है। तो जो ये रेल गाड़ी शब्द बना
इसे संकर शब्द की श्रेणी में माना जाता है। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, कौन सा शब्द तद्भव है? तद्भव यानी हिंदी का शब्द, संस्कृत वाला शब्द नहीं। तो रुक्ष ये तो संस्कृत का है, वृक्ष भी संस्कृत का है, पल्लव भी संस्कृत का है, जबकि खजूर जो है ये अरबी भाषा का शब्द है, ये हमें ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न हमें पूछ रहा है, हवा का पर्यायवाची नहीं है। तो वायु है, बयार है, समीर भी है, लेकिन ध्वज नहीं है, तो हमारा आंसर रहेगा ध्वज। 70 नंबर प्रश्न देखिए, स्वाधीन का विलोम शब्द क्या है? तो बिल्कुल ही आसान सा शब्द था, तो स्वाधीन का विलोम शब्द क्या है? पराधीन है। अगला हमारा प्रश्न है, भक्ति का अर्थ नहीं है। क्या भक्ति का अर्थ सेवा है, पूजा है, श्रद्धा है? बिल्कुल है, लेकिन क्या भक्ति का अर्थ कविता है? नहीं, भक्ति का अर्थ कविता नहीं है। अगला, संज्ञा का प्रकार नहीं है। तो व्यक्तिवाचक होती है, जातिवाचक होती है, भाववाचक होती है, लेकिन देशवाचक नहीं होती है, यही हमारा आंसर रहेगा। 73 नंबर क्वेश्चन देखिए, किस समूह में सभी सर्वनाम प्रश्नवाचक है? प्रश्नवाचक सर्वनामों का जो ऑप्शन है हमें छांटना है। तो पहला ही ऑप्शन देखिए, कौन, क्या और किसने, तीनों ही प्रश्नवाचक सर्वनाम है, यही हमारा आंसर रहेगा। चलिए 74 नंबर क्वेश्चन देखिए, पुस्तक से कौन सा विशेषण बनेगा? पुस्तक से पुस्तकालय, पुस्तकें, पुस्तकी या पुस्तकों। तो याद रखना है, पुस्तक से बनने वाला विशेषण शब्द हमें पूछा गया है। तो पुस्तक क्या है ये भी याद रखना है। पुस्तक क्या है? ये है जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, तो जातिवाचक संज्ञा से जो शब्द बना है पुस्तक से, वो बनेगा पुस्तकीय। ठीक है, 75 नंबर क्वेश्चन देखिए, वाक्य में प्रयुक्त शब्द को क्या कहते हैं? देखिए, जब हम सिर्फ क्या लिख देते हैं कि राम लिख देते हैं, तो ये तो एक शब्द है। राम क्या है? एक शब्द। अब अगर हम कहते हैं कि राम घर जाता है, तो यहां पे ये क्या बन गया? ये बन गया पद, क्योंकि इसके साथ में बहुत सारी चीजें जुड़ गई। ये पुल्लिंग हो गया, एक वचन हो गया, कर्ता कारक हो गया, तो ये पद बन जाता है। तो ये हमें याद रखना है। चलिए 76 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे रिक्त स्थान दिया, आगे लिखा है बोलो कोई सुन लेगा। वाक्य में रिक्त स्थान पर क्या आएगा? जोर से बोलो कोई सुन लेगा, गाकर बोलो कोई सुन लेगा, चीख कर बोलो कोई सुन लेगा, या धीरे बोलो कोई सुन लेगा। तो आंसर धीरे बोलो कोई सुन लेगा होगा। चलिए 77 नंबर क्वेश्चन देखिए, वाक्य में शब्दों का क्रम निर्धारित होता है। बिल्कुल, पद क्रम से ही शब्दों का क्रम निर्धारित होता है। अब देखिए 78 नंबर क्वेश्चन हमें पूछ रहा है कि इनमें से शुद्ध वाक्य हमें छांटना है। ये मैं स्पीड में इसलिए करवा रही हूं ताकि एक बार आप परीक्षा से पहले देख करके जाएं और देखें कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते थे पहले। दरअसल में वह उससे प्रेम करता है, दरअसल नहीं होगा, यहां सिर्फ होगा असल में वह उससे प्रेम करता है, या दर फिर बिना बात से लगाया हुआ है। डाकू के पैरों में हथकड़ियां हैं, तो देखो पैरों में हथकड़ियां होना ये भी अशुद्ध हो गया। यह ऐतिहासिक घटना है, ये सही बात है। आपका और भवदीय दोनों में से एक ही चीज लिखी जाती है, या तो आपका लिखा जाता है आपका, और या फिर भवदीय लिखा जाता है। योजक चिन्ह कौन सा है? ये जो डैश है इसे योजक चिन्ह कहते हैं, ये तो आपको पता ही है। लाघव चिन्ह का प्रयोग होता है। लाघव चिन्ह क्यों होता है? लाघव यानी लघु करने के लिए, बड़े अंश का संक्षिप्त रूप लिखने के लिए, जो कोई बहुत बड़ा शब्द हो उससे छोटा बनाने के लिए लाघव चिन्ह का प्रयोग होता है। और ये लाघव चिन्ह होता है इस प्रकार से, जैसे आप डॉक्टर ना लिख के डॉ लिख देते हो, तो ये लाघव चिन्ह है। अगला देखिए, गड़े मुर्दे उखाड़ना, इसका अभिप्राय क्या है? तो गड़े मुर्दे उखाड़ना यानी पुरानी बातों को दोहरान करना, याद करना बार बार। चलिए 82 नंबर क्वेश्चन देखिए, किसी के सामने रिक्त स्थान मेरी आदत नहीं है। किसी के सामने क्या करना? हाथ फैलाना मेरी आदत नहीं है। ये एक मुहावरा था जिसे हमें पूरा करना था। अगला, भीगी बिल्ली होने का क्या अभिप्राय है? तो भीगी बिल्ली होने का अभिप्राय है डर जाना। देखिए बहुत सारे मुहावरे और लोकोक्तियां भी पूछी जा रही है। मुहावरे और लोकोक्तियों के लिए एक सेपरेट वीडियो हमारे चैनल पर अवेलेबल है, जरूर जाकर के देखें। परीक्षा में जाने से पहले देख करके जाएं ताकि आपका कोई मुहावरा लोकोक्ति गलत ना हो। कौन सा मुहावरा नहीं है? लाल पीला होना, ये भी मुहावरा है। सब्ज बाग दिखाना, ये भी मुहावरा है। हरा ही हरा सूझना मुहावरा है, लेकिन पीला मुंह करना ये कोई मुहावरा नहीं है। काला मुंह करना ये तो मुहावरा होता है कि काला मुंह करना, ऊपर भी आया था ये काला मुंह करना, एक्चुअली हिंदी अर्थ लिख दिया, बदनाम करना, है ना। 85 नंबर क्वेश्चन देखिए, नौकरी चाहने के लिए लिखा जाता है परिपत्र, ज्ञापन, आवेदन पत्र और विज्ञापन। ये तो आप सभी को पता है, एप्लीकेशन फॉर्म, आवेदन पत्र नौकरी के लिए लिखा जाता है।
86 देखिए, विज्ञप्ति में जारी करने वाले अधिकारी का पदनाम होता है। कहाँ होता है? विज्ञप्ति जिसने जारी की है उसका पदनाम कहाँ लिखा जाता है? तो याद रखना है, सबसे नीचे दाहिनी ओर लिखा जाता है। अगला देखिए, सरकारी विभाग अपनी योजनाओं की जानकारी जनता को देने के लिए क्या जारी करता है? विज्ञप्ति जारी करता है। तो देखिए, विज्ञप्ति जारी होती है जिसके अंदर सरकारी विभाग, डिपार्टमेंट अपनी सारी योजनाएं जो है पब्लिकली जो है वो पब्लिश करवाते हैं, वो जारी करवाते हैं। चलिए, पैराग्राफ आ गया है, फटाफट से पढ़ लेते हैं। पर्यावरण का अर्थ है हमारे आसपास का वातावरण। पर्यावरण में सभी सजीव निर्जीव अवयवों के आदान प्रदान द्वारा एक साम्य अवस्था बनी रहती है, जिससे जीव जंतु तथा पौधे संतुलित विकास करते हैं। परंतु किसी भी कारणवश यदि पर्यावरण का एक घटक या अवयव कम या अधिक हो जाए या कोई भी अन्य पदार्थ कम या अधिक मात्रा में प्रवेश कर जाए तो पर्यावरण असंतुलित या दूषित हो जाता है। इसे पर्यावरण प्रदूषण कहते हैं। बहुत ही सरल सा पैराग्राफ है। तो इस गद्यांश का शीर्षक क्या होगा? इसमें ही दिया हुआ है, पर्यावरण प्रदूषण के बारे में बात की है तो पर्यावरण प्रदूषण ही होगा। अगला हमारा प्रश्न है, निर्जीव का क्या अर्थ है? निर्जीव, नीर वाला जीव, जीवन रहित, निकट का जीव, जीवित। तो आपको पता ही है, निर्जीव जिसमें जीवन नहीं हो, जीवन रहित, इसका उत्तर रहेगा। अगला हमारा प्रश्न है, पर्यावरण के किस घटक के कम या अधिक होने से होता है? पर्यावरण का कोई भी घटक कम या ज्यादा हो जाए तो उससे क्या हो जाता है? उससे पर्यावरण प्रदूषण हो जाता है। चलिए, 2011 का जो खंड 2 था उसमें हिंदी जो भाषा 1 के रूप में पूछी गई थी, अब उसके प्रश्न कर लेते हैं। कौन सा वर्ण घोष नहीं है? घोष नहीं है। हमें पूछा गया है सघोष और अघोष, यहाँ पे घोष नहीं है, यानी हमें अघोष वर्ण पूछा गया है। तो यहाँ पे कौन सा नहीं है? छ जो है वो अघोष व्यंजन माना जाता है। ठीक है। किस शब्द में री स्वर नहीं है? यहाँ देखिए, री की मात्रा इस प्रकार से होती है, कृपा में, कृष्ण में, दृष्टि में, लेकिन रिवाज में नहीं है। बहुत सरल प्रश्न था। 33वां प्रश्न देखिए, किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? तो स्वर के बाद में आने वाली नासिक के ध्वनियां क्या कहला जाता है? अनुस्वार। और अनुस्वार किस प्रकार लगाया जाता है? आपको पता ही है, बिंदी के रूप में लगाया जाता है। जैसे कि चंद है ना, जैसे कि बिंदी, जैसे कि हिंदी, ये स्वर के बाद में आई हुई ध्वनियां हैं, उसे अनुस्वार के रूप में लिखा जाता है। किस शब्द में गुण संधि है? अब गुण संधि के लिए आपको याद रखना है कि एक मात्रा, ऊपर एक मात्रा, तो यहां देखिए भारतेंदु में एक मात्रा दिखाई दे रही है और इसका संधि विच्छेद होगा भारत प्लस इंदु, भारतेंदु। ये कौन सी संधि का उदाहरण है? गुण संधि का उदाहरण है। ठीक है। जहां पे 2 मात्रा होती है वो भी आपको याद रखना है, उसे वृद्धि संधि कहते हैं। जहां बड़ी ई होती है उसे दीर्घ संधि कहते हैं। बड़ा ऊ होता है उसे भी दीर्घ संधि कहते हैं। ये भी मैंने संधि अलग से पढ़ाई हुई, आप चाहे तो जाकर के देख सकते हैं। वृक्षत छाया का संधि विच्छेद क्या होगा? तो याद रखिए, ये जो च है ये व्यंजन संधि का एक नियम है, मेहमान संधि कहलाती है। बीच में आके बैठ जाता है जब संधि होती है, संधि विच्छेद में गायब हो जाता है। तो यहां संधि विच्छेद होगा वृक्ष प्लस छाया। समश्रु शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? समश्रु को मूछ कहते हैं, याद रखना है आपको। समश्रु का तद्भव होगा मूछ। अगला, विपरीत अर्थ का बोध करवाने वाले शब्द को क्या कहते हैं? बहुत ही सरल प्रश्न है। विपरीत अर्थ का बोध करवाने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? विलोम शब्द कहलाते हैं, ऑब्वियस सी बात है। अगला देखिए, वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता है, यानी वर्ण शब्द जो अनेकार्थक शब्द है, इनमें से कौन सा है जो उसको अर्थ को प्रकट नहीं करता? वर्ण का अर्थ रंग होता है, बिल्कुल सही है। जाति भी होता है और अक्षर भी होता है, लेकिन आकाश नहीं होता है। यही हमारा आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? हमें ये छांटना है कि कमल के 3 पर्यायवाची तो है ही है, एक जो है वो नहीं है, वो हमें छांटना है। तो कमल जलज को कहते हैं, अंबुज को भी कहते हैं, पंकज को भी कहते हैं, लेकिन मनसिज को नहीं कहते हैं, क्योंकि मनसिज किसका पर्यायवाची है? ये है कामदेव का पर्यायवाची। ये भी हमें याद रखना है। ठीक है, क्योंकि वो उसकी उत्पत्ति मन में होती है। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, जिसका मन और ध्यान दूसरी तरफ हो उसके लिए एक शब्द क्या होता है? उसके लिए उसको कहते हैं अन्य मनस्य, अन्य मनस्क, यानी अन्य दूसरी जगह पे उसका मन स्थिर हो गया, उसको कहते हैं अन्य मनस्क। ठीक है। अभिधा शब्द शक्ति, शब्द शक्तियों के क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं, तो एक बार जरूर पढ़कर जाना है। अभिधा शब्द शक्ति किसमें प्रकट होती है? वाच्यार्थ में।
अभिधा शब्द शक्ति का अर्थ क्या होता है कि सीधे सीधे जैसे मैं आपको बोल रही हूं वैसे के वैसे अगर आपको अर्थ समझ में आ रहा है तो वो अभिधा शब्द शक्ति है। उसे घुमा करके बोला जाएगा तो लक्षणा, और उसे किसी को व्यंजित करके बोला जाएगा तो व्यंजना शब्द शक्ति होती है। तो याद रखना है अभिधा में वाच्यार्थ प्रकट होता है। भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती है? भाववाचक में आते हैं गुण और दोष, पशु पक्षी जातिवाचक में आते हैं, दिशाएं आभूषण भी जातिवाचक के ही भेद हैं। मदन काली पतलून पहनकर खेलने आया, तो बताइए विशेषण क्या है? यहां दिखाई दे रहा है पतलून की विशेषता है, पैंट की विशेषता है कि वो काले रंग की है, तो यहां पे काली विशेषण के रूप में आया है। 44 नंबर क्वेश्चन देखिए, वहां मोहन के रिक्त स्थान कोई नहीं था, मोहन के या और अलावा अथवा, तो यहां आएगा अलावा, वहां मोहन के अलावा कोई और नहीं था। 45 नंबर क्वेश्चन देखिए, हमें सफलता मिलने तक प्रयास करना चाहिए, इसमें तक क्या है? तक क्या है? यह है संबंध बोधक अव्यय, क्योंकि सफलता मिलने तक, ये इससे सफलता से संबंध रख रहा है तो ये संबंध बोधक अव्यय है। अव्यय भी बहुत इंपॉर्टेंट है। को और के लिए कौन से कारक के चिन्ह है? तो याद रखना है कर्ता ने, कर्म को, कर्ण से, संप्रदान के लिए, संप्रदान कारक का ये चिन्ह है तो हमारा आंसर संप्रदान रहेगा। उद्देश्य और विधेय किसके अंग है? ऊपर वाली परीक्षा जो पेपर मैंने करवाया जस्ट उसमें भी पूछा गया था, वाक्य के अंग होते हैं उद्देश्य और विधेय। तेंदुलकर ने 1 ओवर में 5 छक्के लगाए, इस वाक्य में उद्देश्य क्या है? उद्देश्य देखिए जिसके बारे में बात करते हैं, अब यहां किसके बारे में बात कर रहे हैं? तेंदुलकर के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहां तेंदुलकर क्या हो गया? उद्देश्य हो गया, तो यहां पे यही उद्देश्य है। अगर आपको विधेय की बात करते तो विधेय क्या है? छक्के लगाना, यहां पे विधेय है, तो यहां पे विधेय अगर पूछते तो ये आंसर रहता। अब देखिए विराम चिन्ह में भी ये वाला विराम चिन्ह जिसमें 1 पॉइंट और 1 कॉमा लगता है, इसे क्या कहते हैं? याद रखना है, उसे अर्ध विराम कहते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? कठिन शब्द अगर आ जाता है तो उसके ब्रैकेट के अंदर उसका सरल रूपांतरण लिख दिया जाता है, उसे कोष्ठक कहते हैं, तो ये कोष्ठक आंसर रहेगा। अगला, अवसर का लाभ उठाने के लिए उपयुक्त क्या है? यानी बहती गंगा में हाथ धोना, बहती गंगा में हाथ धो लेना, यानी मौका मिल रहा था उसका फायदा उठा लिया। बाधा डालना मुहावरे का क्या अर्थ है? रोड़ा अटकाना, बाधा डालना यानी रोड़ा, किसी चीज को काम करने में रुकावट डालना। अपना हाथ जगन्नाथ, इस मुहावरे का क्या अर्थ है? बिल्कुल सरल है कि अपने हाथ से काम करना ही उपयुक्त होता है, हमें किसी दूसरे के भरोसे रहने की आवश्यकता नहीं है। मैं तुम सबको खूब समझता हूं, तुम सब एक जैसे हो, इसके लिए उपयुक्त क्या है? कि एक ही थैली के चट्टे बट्टे, मुहावरों से बहुत प्रश्न पूछे जा रहे थे पहले, लेकिन अभी भी पूछे जा रहे हैं। आप मुहावरे लोकोक्ति वाला वीडियो जरूर देख करके जाएं। अधिसूचना का प्रकाशन कहाँ होता है? अधिसूचना का प्रकाशन याद रखें राजपत्र या गजट में होता है। अधिसूचना जो है वो सरकार द्वारा जारी की जाती है और राजपत्र के रूप में प्रकाशित की जाती है। निविदा सूचना के उद्देश्य क्या क्या होते हैं? तो जो ये जितने भी सारे पारिभाषिक शब्दावली के शब्द आ रहे हैं, पारिभाषिक शब्दावली का एक बहुत ही अच्छा और टॉप मोस्ट क्वालिटी कंटेंट का वीडियो, उसे भी जरूर देखें। निविदा सूचना का उद्देश्य क्या होता है? सामान की आपूर्ति करवाना, नीलामी करवाना, निर्माण कार्य करवाना, ये तीनों ही काम निविदा के माध्यम से करवाए जाते हैं। तो तीनों। 57 नंबर क्वेश्चन देखिए, किसी कार्यालय द्वारा एक साथ अनेक प्रेषितियों को भेजा जाने वाला शासकीय पत्र वो परिपत्र कहलाता है, उसे हिंदी अंग्रेजी में सर्कुलर कहते हैं। ये भी हमें याद रखना है कि परिपत्र का अंग्रेजी नाम क्या है? सर्कुलर। अगला देखिए, वापस से पैराग्राफ आ गया और नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं, फटाफट से पढ़ लेते हैं। कुसंग यानी बुरी संगति का ज्वर यानी बुखार, नशा सबसे भयानक होता है। यह केवल नीति और संवृत्ति का नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन रात अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहु के समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। इस गद्यांश का शीर्षक क्या होगा? संगति। ठीक है ना, संगति का महत्व, अच्छी और बुरी दोनों की बात की गई है। कुसंग का अर्थ क्या होता है? बुरी संगति को कहते हैं कुसंग।
अगला प्रश्न है, इस गद्यांश का केंद्रीय भाव क्या है? संगति का महत्व। देखिए, जैसी संगति रहेगी वैसा जो है मनुष्य बन जाएगा। तो इस प्रकार से हमने हमारे सारे ही प्रश्नों को हल कर लिया है। उम्मीद करती हूं आपके लिए बहुत क्वालिटी और टॉप मोस्ट कंटेंट आपके लिए मैंने प्रोवाइड करवाया। रीड के सारे ही वीडियो आप परीक्षा में जाने से पहले एक बार जरूर देख करके जाएं, और जो भी तैयारी करने वाले छात्र हैं उनके साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्णा। थैंक यू।